ठीक है, सबसे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो हम लोग दो अलग अलग लाइट के सोर्सेस लेते हैं। ठीक है, लेट अस कॉल देम S1। पहले लाइट का जो सोर्स है उसको हम S1 बोल रहे हैं, और जो दूसरा सोर्स है उसको S2 बोल रहे हैं। और ये दोनों सोर्सेस, ठीक है, कंडीशन है कि ये दोनों सोर्सेस कंप्लीटली मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि अगर हम व्हाइट लाइट को भी लेते हैं तो उसमें एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है। हम लोग बिल्कुल सिंगल वेवलेंथ की के सोर्सेस कंसीडर करें। ठीक है, S1 और S2 बिल्कुल सिंगल वेवलेंथ के लाइट सोर्सेज हैं। ठीक, इसमें से मान लो ग्रीन लाइट है तो सिर्फ 550 नैनोमीटर आ, लाइट यहाँ से इमिट होगी। ठीक, इसके अलावा और कोई दूसरी वेवलेंथ की लाइट इमिट नहीं होगी। मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि S1 और S2 ऐसे सोर्सेज हैं जो कि सेम फेज में भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों दोनों सोर्सेस सेम वेवलेंथ के हैं। इसका मतलब है कि दोनों, ठीक है, ये दोनों सोर्सेस से मान लो कुछ इस तरह की लाइट एमिट हो रही होगी। ठीक है, पहले वाले से इस तरह की, दूसरे वाले से कुछ इस तरह की, लेकिन दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, वेवलेंथ सेम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ठीक है, कोहेरेंट होने का मतलब है कि हो सकता है कि ये दोनों सोर्सेस फेज में कुछ, पहला पहला जो सोर्स है वो थोड़ा आगे हो या दूसरा सोर्स आगे हो, लेकिन हमें बता दिया गया S1 S2 जब स्टार्ट है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल जीरो है। कि दोनों मान लो जीरो से स्टार्ट करते हैं या 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों सेम फेज में स्टार्ट करते हैं। कि इसी टाइप के ये दोनों S1 S2 सोर्सेज हैं। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेज। मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज तो फिर भी S1 S2 को बिल्कुल सेम वेवलेंथ के सोर्सेज बनाना या लाना आसान होगा, लेकिन कोहेरेंट सोर्सेज अचीव करना वो इतना आसान है, क्योंकि तुम किसी लाइट सोर्स की वजह से लाइट को एमिट कर रहे हो तो उससे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, लेकिन उसका इनिशियल फेज क्या होगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम एक दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों सोर्सेस के लिए भी ना एक पेरेंट सोर्स यूज करते हैं। इन दोनों सोर्सेस के लिए सेम पेरेंट सोर्स यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे दो जो सोर्सेज है ना, यहाँ पे एक्चुअल सोर्सेज नहीं रखते। हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लाइट सोर्सेस, ठीक है, लाने का तरीका होता है कि हम इससे पहले एक ओरिजिनल सिंगल लाइट सोर्स S, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है। ठीक है, और इस सोर्स को बिल्कुल इन दोनों और यहाँ पर कोई एक्चुअल सोर्स नहीं रखा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखते हैं और उस कार्डबोर्ड में दो छोटे छोटे स्लिट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लाइट सोर्स से पहले वाले स्लिट तक जाती है, लाइट सोर्स से दूसरे वाले स्लिट तक जाती है। और क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्स है वो बिल्कुल इन दोनों स्लिट्स के लिए सिमेट्रिकली रखा गया है, तो ओरिजिनल सोर्स से पहले स्लिट तक जाने में और ओरिजिनल स्लिट से दूसरे स्लिट जाने में लाइट को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जब ये लाइट यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रही है तब तो इन दोनों के फेज सेम होंगे ही, क्योंकि ये दोनों सोर्सेस सेम सोर्स से आ रही है, क्योंकि ये दोनों लाइट सेम सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, लेकिन आगे जाती है और क्योंकि ये सोर्स सिमेट्रिकली रखा गया है तो दोनों स्लिट्स तक पहुंचने में इन दोनों
लाइट वेव्स को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने से 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस भी सेम आएगा। कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैंने बताया था अगर हम डेल्टा एक्स ट्रैवल करेंगे तो उस वेव के अलोंग कितना फेज चेंज आता है, 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। ये पहले से पता है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो फेज चेंज भी सेम आएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई। ठीक है, तो जो मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सोर्स हमें बनाना था, तो उसको बनाने के लिए हम अलग अलग सोर्स नहीं लेते हैं। हम आसानी के लिए क्या करते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं और उसके सामने स्लिट्स, उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखते हैं जिसमें स्लिट्स फॉर्म करते हैं और स्लिट्स को सिमेट्रिकली ओरिजिनल सोर्स के सामने फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल सेटअप जो है मैंने तो साइड व्यू ड्रॉ किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से, तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से एक्चुअल सेटअप का आइडिया हो। एक्चुअल सेटअप कुछ इस टाइप का है, ये हमारा, ठीक है, इस तरह से मान लो, इस तरह से ये, ठीक, यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स है और इसमें हम स्लिट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे स्लिट फॉर्म किया, यहाँ पे स्लिट फॉर्म किया। ठीक है, तो लाइट यहाँ से जा रही है और फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ा ऐसा, ठीक, कार्डबोर्ड है जिसपे कि इन दोनों सोर्सेस की वजह से जब लाइट ट्रैवल करके कार्डबोर्ड पर पहुंचेगी तो हम देखना चाहते हैं कि कार्डबोर्ड के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी कैसे वैरी कर रही है। ठीक है, तो पहले के टाइम में, रे ऑप्टिक्स के टाइम में ये बिल्कुल क्लियर था कि एज एक्सपेक्टेड हम सोचते थे कि अगर मान लो एक स्लिट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही स्लिट से लाइट आ रही है, तो ये जो स्लिट है ना, इससे ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे लाइट यहाँ से यहाँ पे भी पहुंचेगी, यहाँ पे भी पहुंचेगी, यहाँ पे भी पहुंचेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट सबसे पास है तो यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और धीरे धीरे इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर पहले सिर्फ पहला सोर्स, सिर्फ पहला स्लिट ओपन है तो उस केस में स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी का पैटर्न होगा वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, किस तरह से मैं प्लॉट कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे पोजीशन वाई एक्सिस के अलोंग है और इंटेंसिटी को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ब्राइट होगा और ये वाला पॉइंट क्योंकि सोर्स से दूर है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, जब हम दूसरे स्लिट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो पैटर्न है, पहले सोर्स को ओपन करते हैं तो इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। दूसरे सोर्स को ओपन करते हैं, पहले को बंद रखते हैं तो इंटेंसिटी का पैटर्न ऐसा दिखता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जब दोनों सोर्सेस को ओपन करेंगे तो ओवरऑल जो पैटर्न होगा, इंटेंसिटी का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस टाइप का आना चाहिए। ठीक, इन दोनों को ऐड करके कुछ इंटेंसिटी इस तरह की आनी चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि यहाँ पे थोड़ा सा बल जा जाए या ये मैक्सिमम वाला पॉइंट बीच में आ जाए। वो डिपेंड करता है कि ये दोनों स्लिट्स कितने पास हैं और इनकी इंटेंसिटीज कैसे कैसे वैरी करें, लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न होगा दोनों को कंबाइन करके इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन, सेंटर पे स्क्रीन यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट होगी, ठीक है, जब दोनों स्लिट्स को ओपन करेंगे तो, और धीरे धीरे ब्राइटनेस जो है डिक्रीज होती जाएगी। एक्सपेक्टेशन है, लेकिन टू आवर सरप्राइज हम देखते हैं कि जब पहले को ओपन किया तो इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ था, दूसरे को ओपन किया सिर्फ तो इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ था, लेकिन जब दोनों स्लिट्स को हम साइमल्टेनियसली ओपन करते हैं, ठीक है, और दोनों स्लिट्स से लाइट स्क्रीन पे पहुंचती है तो ओवरऑल पैटर्न जो था वो बिल्कुल स्ट्रेंज था। ठीक, और वो बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि ओवरऑल जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह से डार्क, सॉरी, ब्राइट, सेंटर पे यहाँ पे ब्राइट है, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और कुछ देर के बाद डार्क पैटर्न आ रहा है, उसके बाद फिर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर ब्राइट पैटर्न आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद डार्क पैटर्न आ रहा है,
फिर उसके बाद ब्राइट पैटर्न आ रहा है, उसके बाद डार्क पैटर्न आ रहा है, और इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो इस तरह का ग्रेजुअल, ठीक है, डिक्रीज करने की बजाय वो बिल्कुल ठीक इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंज बैंड्स के फॉर्म में इंटेंसिटी वैरी कर रही है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे फिर जीरो है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे जीरो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी। इस तरह का वेरिएशन आता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज था, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। और ये बिहेवियर हम पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जैसे ही डार्क बैंड ब्राइट बैंड का पैटर्न इस तरह से स्क्रीन पे फॉर्म होता है, तो फिर हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा नया नहीं है, ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके थे। वाटर सरफेस के ऊपर मान लो ये वाटर, ठीक है, ये इस तरह से वाटर, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि वाटर सरफेस है, तुम ये एक्सपेरिमेंट खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। कोई टब ले लो और टब में पानी डाल लो, ठीक है, और कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से कार्डबोर्ड को रख देते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई ड्रॉप, यहाँ पे स्टोन ड्रॉप करते हैं या किसी तरह से यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो इसकी वजह से वाटर रिपल्स यूं फॉर्म होगी, ठीक है। और जैसे ये वाटर रिपल्स इन दोनों स्लिट्स पे जाएंगी, अगर मान लो एक ओपनिंग को हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, नीचे वाले ओपनिंग को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, तो ऊपर वाले ओपनिंग की वजह से इस तरह से, ठीक है, वाटर रिपल्स आगे प्रोपेगेट करेंगी, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो जैसे वाटर रिपल्स आगे जाती है, बिल्कुल वैसे ही इस वाले डिस्टर्बेंस की वजह से ओपनिंग के अक्रॉस वाटर रिपल्स यूं फॉर्म होंगी, ठीक है। फिर दूसरे वाले स्लिट की वजह से अगर दूसरे वाले को भी ओपन कर देते हैं, तो दूसरे वाले स्लिट की वजह से जो दूसरे वाले स्लिट की वजह से भी वाटर रिपल्स कुछ फॉर्म होंगी, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो कंबाइंड वाटर रिपल्स का पैटर्न होगा, वो हम किसी भी जगह पर देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की तरह होता है, ठीक है। मतलब तुम ये वाला, मैं बहुत ही रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए काफी है कि तुम देखोगे ना, किसी भी जगह पर देखोगे, मान लो ये वाला सेक्शन हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, मान लो ये वाला सेक्शन हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तुम देखोगे कि दोनों का मैक्सिमा, ये मैंने क्रेस्ट्स को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम, और इसके बीच में ये सब मिनिमम वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न लाइट के केस में स्क्रीन पर जो पैटर्न आ रहा था वो बिल्कुल नया नहीं था। वाटर सरफेस के ऊपर इस तरह का ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम वाला पैटर्न हम देख चुके थे। जब लाइट के लिए भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी वाला पैटर्न आता है, तो हम गेस करते हैं कि लाइट हो ना हो वेव ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि लाइट वेव है और इंटेंसिटी का जो पैटर्न आ रहा है ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट उठता है कि ये जो फ्रिंज पैटर्न्स है, क्या हम इसमें बता सकते हैं, अगर लाइट को हम वेव मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम वेव प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा और किस पॉइंट पर मिनिमा आएगा। मतलब हम बताना चाहते हैं कि स्क्रीन के किस किस पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी और किस किस पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि लाइट वेव है, लाइट दोनों सोर्स से चलना स्टार्ट करेगी ना स्क्रीन पे, जैसे ही पहुंचेगी, तो ये दोनों वेव्स हैं, और ये दोनों वेव्स स्क्रीन पर पहुंच करके सुपर इम्पोज करेंगी, और जब सुपर इम्पोज करेंगे, तो सुपर इम्पोज करने के बाद इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग इन
जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी हो सकता है। ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और दोनों वेव्स जब सुपरपोज करेंगे तो इंटेंसिटी मिनिमम भी हो सकता है, जहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट फेज में सुपरपोज करेंगे। ठीक है, हम बताना चाहते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा और किस पॉइंट पर मिनिमा होगा। और ये स्ट्रेंज है कि पहले जैसे ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं ना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम, ठीक है, पहले वाले लाइट सोर्स को जब सेंड करते हैं तो ठीक, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, और ये ब्लैक कलर का जो दिखाया है वो मिनिमा पॉइंट्स है। ठीक है, ये मतलब मैं प्रॉपरली यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसकी फिगर्स में बाद में और अच्छे से क्लियरली बताऊंगा। लेकिन जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है ना, ये मान लो मैक्सिमम वाला पॉइंट है और ये वाला मिनिमम वाला पॉइंट, तो इसके बीच में जो इंटेंसिटी का पैटर्न है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते 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 जीरो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट है बिल्कुल डार्क है। ठीक है, ब्राइट से डार्क इंटेंसिटी ग्रेजुअली वैरी कर रही है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है कि पहले सोर्स की वजह से लाइट, ठीक है, यहाँ पे जाती है। ये जो डार्क पॉइंट बना ना, ये जो डार्क डार्क बैंड बन रहा है वहां की बात कर रहा हूँ। जब हम दूसरे स्लिट को क्लोज रखते हैं, सिर्फ पहले सोर्स की वजह से लाइट जा रही है, तो वहां पे ब्राइटनेस है। पहले सोर्स को क्लोज कर रहे हैं, दूसरे सोर्स की वजह से सिर्फ लाइट जा रही है, तो वहां पे ब्राइटनेस है। लेकिन जब दोनों लाइट जा रही है ना, इस तरह से जा रही है कि वो कैंसिल हो जा रही है, तो वहां पे डार्क बैंड बन रहा है। मतलब लाइट एंड लाइट डज नॉट ऑलवेज क्रिएट इन, ठीक है, लाइट एंड लाइट कैन ऑल्सो क्रिएट डार्कनेस, जैसा कि यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, ऐसा ही काम तुम वाटर सरफेस पे भी कर सकते हो। मान लो ये वाटर सरफेस है, ठीक है, कि मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को परफॉर्म करने के लिए दे सकता हूँ कि एक तरीका है कि वाटर सरफेस है मान लो, ठीक है, और तुम किसी एक पॉइंट पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, वाटर रिपल्स पूरे सरफेस पे फॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से मान लो यहाँ पर हमारा कोई, यहाँ पे तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यहाँ से वाटर रिपल्स ऐसे पूरे सरफेस पर आगे जाएंगे। तुम क्या करो, यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर ऐसे अपना पेपर बोट रखते हो, तो होता क्या है कि जैसे ये वाटर रिपल्स यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो ये जो पेपर बोट है ये अप डाउन ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, ये ऑसिलेट करने लगता है, उसी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है जिस एम्पलीट्यूड का सोर्स है। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि किसी तरह से इस बोट का ऑसिलेशन को बिल्कुल स्टॉप करना। एक तरीका है कि तुम सोर्स को ब्लॉक कर दो बिल्कुल, ठीक है, जिससे कि सोर्स से यहाँ तक वाटर रिपल्स पहुंचे ही नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका भी है तुम्हारे पास कि तुम बिल्कुल ऐसा एक, ठीक है, सोर्स क्रिएट करो दूसरी साइड, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर रिपल्स जब यहाँ पे पहुंचे ना, तो बिल्कुल ऑपोजिट फेज में हो। जिसका मतलब है कि S1 की वजह से जब मैक्सिमा आए तो S2 की वजह से मिनिमा आए, S1 की वजह से जब मिनिमा आए तो S2 की वजह से मैक्सिमा आए। तो जब इन दोनों सोर्स से वाटर रिपल्स बोट तक पहुंचेंगी और दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे, ये जो वाटर बोट है ना, ये बिल्कुल यहीं पर रहेगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा ही नहीं, बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा। सरफेस वाटर सरफेस पे हर जगह वाटर रिपल्स फॉर्म हो गई है, लेकिन इस पॉइंट पर वाटर रिपल्स कंप्लीटली कैंसिल होने की वजह से बोट बिल्कुल स्टेशनरी रह सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये रिपल्स वेव है, और वेव किसी भी पॉइंट पर पहुंच करके अगर एक से ज्यादा सोर्स है तो वो वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं, और उन दोनों की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फाइनल मोशन उस पॉइंट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहली चीज हमें पता करनी होती है कि वो पॉइंट्स बताने हैं जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमा आएगा, जिन पॉइंट्स पर मिनिमा आएगा। ठीक है,
ब्रीफली मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि जब वेव सुपरपोज करते हैं तो मैक्सिमा आने की कंडीशन होती है, मैक्सिमा आने की कंडीशन होती है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि फेज डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है, जिसको कि हम 2n पाई की तरह लिखते हैं। और n क्या है, n इंटीजर है, ठीक है, 0 +-1 +-2 +-, तो ये जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है वो अगर 0 हो या +-2 पाई हो या +-4 पाई हो या +-6 पाई हो, ठीक है, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों सोर्सेस से, अच्छा इसको भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि अगर दो वेव सुपरपोज कर रही हैं और इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस सॉरी 0 डिग्री का है, यहाँ पे रख देंगे, सॉरी इस तरह से रख देंगे तो 180 डिग्री का है, ठीक है, तो अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, 2 पाई का है, 4 पाई का है, अगर इस तरह से फेज डिफरेंस रहेगा तो दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की रिजल्टेंट वेव बनेगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 + a2 के इक्वल होती है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों दो वेव्स का रिजल्टेंट मिनिमम तब आता है जब 2n, जब पाई का ऑड मल्टीपल हो फेज डिफरेंस, ठीक है, ऑड नंबर्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 भी लिख सकते हैं और 2n-1 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। n की अगर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज पुट करेंगे तो 2n+1 कौन कौन सी वैल्यूज देगा, 1, 3, 5, 7 +-, और वही वैल्यूज 2n-1 भी देगा, एक ही बात है, चाहे 2n+1 लिखो 2n-1 लिखो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 0, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 2n-1 +1 भी लिखोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो पाई का ऑड मल्टीपल होगा अगर फेज डिफरेंस, तो हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा a1 - a2, ठीक है, अगर दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड के हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0, और ये वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ये +-पाई, +-3 पाई, +-5 पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ये पहले से तुम लोगों को पता है कि अगर दो वेव्स को सुपरपोज होकर के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना है तो उसके लिए कंडीशन है कि फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, और अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होना है तो दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, हम पहले किसी भी जनरल पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो स्क्रीन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट, लेटर से ये जनरल पॉइंट पी है और ये पी कहाँ पर है, लेटर से ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है सेंटर से वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है, पी पॉइंट सेंटर से वाई डिस्टेंस पर है, और इस सेटअप के बारे में हमें बताया गया है कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, ये कैपिटल डी है, और दोनों स्लिट्स के बीच की जो आपस की डिस्टेंस है, स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है। तो स्क्रीन के किसी भी जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी हम पता लगा सकते हैं अगर हमें स्क्रीन के उस पॉइंट पर दोनों सोर्सेस की वजह से पहुंचने वाली लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पता है। अगर हमें फेज डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमें पता है कि दो वेव्स का रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ठीक है, तो अगर हमें फेज डिफरेंस पता चल गया तो हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी पता चल जाएगा और इंटेंसिटी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि किसी भी जनरल पॉइंट पर दोनों लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो ऑब्वियसली पहले सोर्स की वजह से लाइट वेव ना S1 से लेकर के P तक ट्रैवल करेगी कुछ इस तरह से। तो ये है कि पहले सोर्स की वजह से लाइट वेव P पॉइंट तक पहुंचेगी, उसी तरह से दूसरे सोर्स से भी लाइट वेव P पॉइंट तक पहुंचेगी, कि दूसरे सोर्स से भी लाइट वेव P पॉइंट तक पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है, और दोनों सोर्सेस की वजह से जब लाइट वेव P पॉइंट पर पहुंचेगी तो इन दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। ठीक, और उसी फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग P पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम या उसके बीच का कोई एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P पॉइंट पर कितना होगा वो हम तभी बता सकते हैं जब हम इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस का पता लगा पाए। फेज डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? तो हम सोचेंगे कि ऑब्वियसली P पॉइंट अगर हम ठीक है पॉजिटिव वाई की तरफ ले रहे हैं, ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो ये P पॉइंट S1 से पास है। ठीक है, तो ये जो S1P डिस्टेंस है कम है। ठीक है, और S2P डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो पहले सोर्स से लाइट वेव कम डिस्टेंस ट्रैवल की है, दूसरे सोर्स से लाइट वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो ये ऑब्वियस है कि पहले कंपैरिजन में जो दूसरे सोर्स से चलने वाली लाइट वेव है उसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, और दूसरी वेव ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि S1 और S2 खुद आपस में कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर जब जब ये दोनों लाइट वेव स्टार्ट हो रही है ना तब तब तो दोनों का फेज बिल्कुल सेम है। मान लो पहला वाला 0 पर है तो दूसरा भी 0 पर है। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहले वेव में जितना फेज डिफरेंस आएगा, फेज चेंज आएगा, उतना ही फेज चेंज सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने पर दूसरे सोर्स की वेव की वजह से भी आएगा। लेकिन दूसरे सोर्स ने क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा फेज चेंज आएगा, और जो वो एक्स्ट्रा फेज चेंज होगा वही एक्चुअली S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस होगा। और फेज डिफरेंस पता चल गया तो हमें रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड पता चल गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को अगर फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर हमें इन दोनों S1P और S2P इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किसी तरह से हमें ज्योमेट्री अप्लाई करके S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये S2P माइनस S1P यही दोनों, ठीक है, दोनों सोर्सेस के बीच में, दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा। और पाथ डिफरेंस पता चल गया तो अभी तुम्हें साइनसॉइडल वेव्स के लिए बताया है कि लैम्डा डिस्टेंस पे 2 पाई का फेज चेंज होता है, तो डेल्टा पी पाथ डिफरेंस पे 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा पी का पाथ का फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, ओके, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिला देता हूँ। इन दोनों को मैं अभी यहाँ पर ना इसको हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों को याद है, ये भी तुम लोगों से पूछूंगा थोड़ी देर बाद। ये मेरा पर्पस है पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना, कि पार्ट डिफरेंस में अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 मिनट में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग इसको चेक करो। अच्छा, यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी हैं इसमें कुछ ये दोनों कंडीशंस तो है ही, मोनोक्रोमैटिक सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन तो सोर्स से रिलेटेड है। तीसरी कंडीशन है
कि ये d की वैल्यू जो है इन दोनों की एक्चुअल डिस्टेंस से, ये सेटअप से रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है, कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, इसको स्लिट गैप कहते हैं, और ये स्क्रीन की डिस्टेंस है। तो स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी से बहुत ही कम है, ठीक। यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया कि लग रहा है कि ये दोनों स्लिट्स और स्क्रीन पास है, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है स्लिट यहाँ पर है इस तरह से, और जो स्क्रीन बिल्कुल यहाँ पर है, बहुत दूर है, ठीक। इस तरह से कुछ लाइट वेव स्क्रीन पर जाकर के फॉल हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होगी, पार्ट डिफरेंस को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होगी, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होगी, चेक करो, S2P माइनस S1P, ठीक है, S2P माइनस S1P, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल डी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन स्लिट से बहुत दूर है, ये वाली डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इन दोनों सोर्सेज से जब लाइट स्क्रीन पे पहुंच रही होगी, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइट्स ना, ये दोनों जो लाइट रेज है ये ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइट रेज जो तुम्हें थोड़ी एंगल पर दिख रही है, एक्चुअल सेटअप में तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये दोनों लाइट जो है ना ये ऑलमोस्ट इस तरह से पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइट रेज हैं, ठीक है, स्क्रीन पर पहुंच रही हैं, तो इनके बीच में अगर तुम्हें, ठीक है, इन दोनों पैरेलल रेज के बीच में अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करते हैं हम, ठीक है, यहाँ से ना S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, S1 से S2P के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और उस परपेंडिकुलर का नाम है, परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर का नाम है M। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना और ये वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट सेम है। किस केस में? जब स्क्रीन स्लिट से बहुत ज्यादा दूर है, ये देखो इस तरह से अगर ये दोनों लाइट ऐसे पैरेलल हो गई है, तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये वाला जो पार्ट है यही तो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट है यही तो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो और कुछ नहीं होगी, वो होगी S2M की ऊपर। अब ये जो S2M है इसकी वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो P पॉइंट है ना, इसकी जो लीनियर पोजीशन है उसको हमने Y एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसकी एंगुलर पोजीशन थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, इसकी एंगुलर पोजीशन लिखने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये P पॉइंट कितने एंगल पर है, ठीक है। अगर इसको तुम लिखोगे तो ये वाला एंगल, लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा, इसको लिख देते हैं थीटा, ये वाला एंगल जो है ना थीटा है। इनफैक्ट ये वाली लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये तीनों लाइट रेज पैरेलल हैं बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, तो उस केस में ये तीनों लाइट रेज ना एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर ही कहलाएंगी, ठीक है। मैंने जानबूझ के रेफरेंस के लिए बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, लेकिन ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल है। और अगर ये P पॉइंट सेंटर से थीटा एंगल पर है, तो ज्योमेट्री यूज करके, क्योंकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल है, इसको देखोगे अच्छे से, इसको थोड़ा तुम्हें ज्योमेट्री, ये एंगल
भी थीटा ही होगा। चेक करो, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, एंगल S2S1M, ये एंगल क्यों थीटा होगा? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है उसकी वैल्यू इस राइट ट्रायंगल से तुम डायरेक्टली देख करके बोल सकते हो, वो होगी d sin थीटा के इक्वल। हाँ, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, हम स्मॉल एंगल वाले केसेस ले रहे हैं कि ये बहुत दूर है और हम सिर्फ ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये स्लिट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, वो पास ही है। तो उस केस में थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल होगी, टैन थीटा की इक्वल होगी। और टैन थीटा की वैल्यू हम ज्योमेट्री से इस राइट ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। टैन थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं होगी, y अपॉन कैपिटल D के इक्वल होगी। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू d sin थीटा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू d sin थीटा की इक्वल आ रही है एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में, और साइन थीटा की वैल्यू टैन थीटा की इक्वल है, और टैन थीटा की वैल्यू y अपॉन कैपिटल D। तो ये वैल्यू आ रही है dy अपॉन D, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अब इसी की बेसिस पे मैं सारे रिजल्ट्स लिखूंगा। तो तुम लोग बताओ, अभी तो क्लास होगी तुम लोगों की, तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि आज के 4 बजे से मैं क्लास रखूंगा और इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी मतलब रात में क्लास नहीं रखूंगा, तो 4 बजे से जितनी भी लंबी क्लास होगी ये वाला पार्ट कंप्लीट करके रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी लोग उसको क्लास के बाद, जो तुम्हारी रेगुलर क्लास है उसके बाद तुम लोग देख लेना, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा 4 PM।